तो एसएसएल यानी कि वेबसाइट में जो आपका एक सिक्योरिटी लॉक रहता है, ठीक है, तो ये उसके लिए काम करता है अपना। और लोडिंग स्पीड एएमपी एक्सेलेरेटेड मोबाइल पे, दिस इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ एएमपी। तो ये हम लोग अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं कि अगर आपका नेट कनेक्शन बहुत पुअर है तो उस केस में भी एंड यूज़र को कुछ ना कुछ वेबसाइट से डेटा रिसीव होना चाहिए, फैच होना चाहिए। तो एएमपी के केस में क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन आपने बनाया होता है वैसा कंटेंट नहीं आएगा, विदाउट सीएसएस आपका टेक्स्ट जो होता है वो रेंडर होता है, ठीक है। कैनोनिकल डेटा की ऑथेंटिसिटी के लिए हमें यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने आपको एएनआई की वेबसाइट के अंदर दिखाया था। तो जनरली हर एक वेबसाइट में आपको कैनोनिकल मिल जाएगा जो लोग एसईओ के नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, जिसमें आपको व्यू पोर्ट फाइंड करना होता है, और ये सारी चीज़ प्रैक्टिकली मैंने आपको कोड में जाके किस तरह से फाइंड करना सब बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमने एसईओ ऑप्टिमर के अंदर जाके चेक भी किया था रीना की वेबसाइट में क्या प्लॉज हैं कौन से, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात भी की थी हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे ऑन पेज ऑडिट में, जैसे कि मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड स्लग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हेडिंग टैग्स, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, H1, H2, H3। इनको बेसिकली गूगल बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। H1 को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, देन उसके बाद H2, देन उसके बाद H3। कंटेंट की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। इमेज के अंदर ELT मिसिंग नहीं होने चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक हमारा बैच चल रहा है 9 to 10:30। उस बैच में एक बच्चे ने, चेक करते हैं, यस, यस्टरडे 26। हाँ, तो जैसे ये एक वेबसाइट बनाई है बच्चे ने, ठीक है, बट ये स्टूडेंट लेवल पर भी बहुत बेसिक सी साइट है, ठीक है। ये एक मल्टी पेज प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे होम है तो होम का नेम क्या है, होम पेज, ये लाइव है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, एसएसएल वगैरह। अबाउट के पेज का नेम इसने अबाउट रखा हुआ है, प्रोडक्ट के पेज का नेम इसने, प्रोडक्ट्स है उसने ओनली प्रोडक्ट नेम रख दिया, मैन्युफैक्चर यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग रख दिया। ये वेबसाइट कहीं से कहीं तक हेल्पफुल नहीं होने वाली है एसईओ के केस में। ये वही लोग चला सकते हैं जिनको किसी ने इसका लिंक शेयर किया होगा। अब ये पूरी की पूरी एक स्टैटिक साइट है। अब साइट का अगर हम लोग टेक्निकल एसईओ अगर चेक करें तो हमें यहाँ पर पता चलेगा, जैसे मेटा टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड स्लग। तो कंट्रोल यू अगर हम लोग यहाँ प्रेस कर रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे जो डिफ़ॉल्ट हमें मेटा मिलता है, ठीक है, वो दो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे व्यू पोर्ट, तो व्यू पोर्ट, और जब हम लोग बूटस्ट्रैप के ऊपर काम कर रहे होते हैं कोडिंग के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली हमें मिलता है ना। UTF-8 ये हमारे कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए यूज़ होता है। UTF-8 सबसे ज़्यादा आपके कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे स्माइली वगैरह जितने भी आज के हम लोग यूज़ कर पाते हैं, या आपके स्पेशल कैरेक्टर्स जो कीवर्ड पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो सारी चीज़ आपकी UTF-8 के अंदर यूज़ हो जाती हैं। तो इससे पहले हमारे डिफरेंट जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड पहले यूज़ होता, AS इस तरह का आपको आता था, बट काफ़ी लंबे टाइम से UTF-8 का ही हमारे यहाँ पर, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें प्लस आपका HTML टैग में लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट में लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ब्राउज़र एसईओ में या फिर ब्राउज़र को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता है कि ये पेज इंग्लिश में है तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको रेंडर करना है। पहली चीज़, ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर में ये ट्रांसलेट होने से बच जाएगा आपका पेज, या आपको दूसरा इसका एडवांटेज मिलेगा। अब लास्ट क्लास में टेक्निकल एसईओ हमने एक पॉइंट देखा था कि मिनिफिकेशन CSS। अब यहाँ पर जो CSS लिखा हुआ है वो क्या style.css है, ठीक है। और अगर अंदर हम लोग आ रहे हैं इसमें तो इस तरह से हमारा ये स्टाइल अवेलेबल है। अब ये देखो, देखा जाए तो लिखा तो एक लाइन के अंदर है इस तरह से, बट ये सेकेंड लाइन यहीं पर ही होनी चाहिए, ना कि न्यू लाइन में, ठीक है। मतलब सब एक ही लाइन में कंटिन्यू चलेगा विदाउट स्पेसिंग। तो इसके भी ना वेबसाइट्स आते हैं मिन करने के लिए, तो आप यहाँ से सर्च करेंगे CSS कोड कंप्रेसर, तो ये बेसिकली आपका काम नहीं है करना, बट पता होना चाहिए
तो क्या होगा कि अगर हम इस कोड को यहाँ लेकर आते हैं तो आप इसको नोटिस करेंगे, स्ट्रक्चर करने पर ये देखो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये है अनमिनिफायर, यानी कि स्ट्रक्चर कर देगा इस चीज़ को। अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर, और मैंने गलत कीवर्ड डाल दिया, डीकम्प्रेसर कर दिया, CSS तो इस साइड पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग कोड पुट करेंगे अपना और कंप्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो लुक एंड फील सब बदल गया इसका इस तरह से। तो 20.9% का हमने साइज का रिड्यूस कर दिया। अगर आप वेब में इस तरह का कुछ भी काम कर पा रहे हो जिससे आपका साइज लाइट हो रहा है, आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव होगी उससे। ठीक है, और देखते हैं चीज़ें इसी वेबसाइट के ऊपर सीखने के लिए आपको मिल जाएंगी। अब जैसे हम यहाँ पर अगर फाइंड करें कि H1 टैग का कितना इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो 4 बार H1 का इस्तेमाल हुआ, आप देख सकते हैं। वाई चूजर्स, पॉपुलर प्रोडक्ट्स, और देखते हैं नेक्स्ट गेट इन टच विद अस और लॉगिन। अब लॉगिन जैसी चीज़ को H1 में लिखने का कोई सेंस है नहीं, और यहाँ पर ये चारों चीज़ों को H1 में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, तो ये भी गलती है इस वेबसाइट में। और देखो पॉइंट्स क्या क्या आपको मिल जाएंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड स्लग। तो इस वेबसाइट का अगर हम लोग मेटा यहाँ पर देख रहे हैं जो कि हेड का पार्ट होता है, तो जब भी HTML लैंग्वेज हम लोग सीख रहे होते हैं तो ये होता है हेड सेक्शन जिसमें आपके पेज की इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, बॉडी जिसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है वेबसाइट के साथ, यानी कि डिस्प्ले एरिया, या कह सकते हो कैनवस जो होता है एक तरह से। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है एस टेक्निकल के टर्म में, तो यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है, बट मेजर एसईओ के टर्म में चीज़ें यहाँ से मिसिंग। जैसे टाइटल बहुत ही बेसिक है, हर किसी की वेबसाइट में होम पेज होता है, तुम्हारे पास अलग क्या है इस पेज में, है ना। तो इसमें कुछ यूनिक नहीं है, और अगर यूनिकनेस होनी चाहिए तो फिर यहाँ पर क्या है कि उस तरह से लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि ये टाइटल अगर हम लोग अभी चेक करेंगे एसईओ ऑप्टिमर के अंदर, तो ये बताएगा टाइटल लेंथ इज़ टू शॉर्ट। ठीक है, ये कहता है कम से कम 60 कैरेक्टर इंक्लूडिंग वाइट स्पेस आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, कोई आपकी ऑफरिंग नहीं है इसके अंदर, तो ये चीज़ें इसके अंदर मिसिंग आ रही हैं। अब जैसे मान लो कि फ़र्ज़ करो कि ये अरीना एनिमेशन की वेबसाइट है, तो जैसे हम साउथ एक्स का एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पर होना चाहिए बेस्ट एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, तो एक आपका कीवर्ड भी आ गया। ठीक है, जनरली जब आप नेट पर कुछ ढूंढ रहे हो तो टॉप, बेस्ट, इस तरह से आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं चीज़ों को। अब आप एनिमेशन इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का कीवर्ड भी इसमें अवेलेबल है। इसके बाद में आप लोकेशन पता कर रहे हैं, भाई हमें किस लोकेशन पर फाइंड आउट करना है, तो आपने दिल्ली बता दिया उसको, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया, ब्रांड का नेम भी आ गया उसके अंदर। जूम आउट कर लेंगे तो यहाँ पर इसका स्लग भी अच्छा नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन भी मिसिंग है, और इसका मेटा टैग्स टाइटल भी मिसिंग है। तो क्या करना चाहिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ देखें google.com, और मैं यहाँ पर जाके कीवर्ड एंटर करता हूँ अरीना एनिमेशन। अब आप स्पॉन्सर को छोड़ दीजिए, अरीना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए। अब इस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, क्लिक ऑन हॉल ऑफ फेम लिखा है कुछ इस तरह से। ये लाइंस कहाँ से आ रही हैं, तो पहली तो चीज़ हमें ये पता करना होगा ये पेज है कौन सा। तो ये लैंडिंग पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है इसको, और यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंटर रखते हैं तो आप देख सकते हो टाइटल क्या लिखा है पेज का, बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया अरीना एनिमेशन। तो ब्रांड का नेम भी है, लोकेशन क्योंकि पैन इंडिया को टारगेट किया जा रहा है इस वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेशनल के लिए अलग साइट है, इंडिया के लिए यही साइट है। तो एनिमेशन कोर्सेज, एनिमेशन इंस्टीट्यूट सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो टाइटल इस तरह से फॉर्म होना चाहिए, और नीचे क्या लिखा है अरीना एनिमेशन। तो इसमें कहीं पर भी ट्रिपल डॉट नहीं है। अगर अरीना एनिमेशन के बाद में ट्रिपल डॉट आ रहा है, यानी कि आप एसईओ की जो पॉलिसी है, जो एल्गोरिदम है, उसको आप ब्रीच कर रहे हैं, आप जो गाइडलाइन उसको सही से फॉलो नहीं कर रहे। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट के केस में अगर आप देखेंगे तो उनका टाइटल बहुत अमेजिंग है लेकिन बहुत लंबा है, ट्रिपल डॉट आ रहा है लास्ट में, यानी कि और भी कंटेंट लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये देखा जाए तो गलत है। बट फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट आज की डेट में हर किसी को पता है, तो वो गूगल पर डिपेंड नहीं है सर्च होने के लिए, समझ रहे हैं आप। लोग सीधे जाते हैं फ्लिपकार्ट को लिखकर सर्च कर लेते हैं।
तो या तो इतने पॉपुलर बन जाओ कि आपको गूगल के टर्म्स कंडीशन की रिक्वायरमेंट से आप बाहर निकल जाओ बिल्कुल, और अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हो तो फिर आपको गूगल के एक एक टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो आप वेबसाइट के अंदर जैसे होता है ना, जब हम लोग स्टूडेंट लेवल पर होते हैं तो हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट में एकदम ज़बरदस्त इफेक्ट हो, उसके अंदर स्लाइडर्स हों लगे हुए, बढ़िया बढ़िया एनिमेशन हो, यूज़र आए तो एकदम देखते मैक्समराइज हो जाए कि भाई क्या वेबसाइट बना दी। गूगल को ऐसी वेबसाइट बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है भाई वेबसाइट बिल्कुल सिंपल बनाओ, ठीक है, सिंपल होगी तो वेबसाइट फास्ट लोड होगी। अगर आपने जावास्क्रिप्ट भर भर के लगाई होगी तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट देखने में तो आसान मतलब लाइट होती है, बट डोम पर वो अपना इफेक्ट जब बना रही होती है तो उसको टाइम लगता है डेटा को प्रोसेस करने में, और वहीं पर आपकी वेबसाइट जो होती है वो 2.5 सेकंड की जो कंडीशन है गूगल की उससे बाहर निकल जाती है, जिसमें आप फेल हो जाते हो। तो जब तक प्रोजेक्ट एसईओ में आपका रैंक ना हो जाए तब तक वेबसाइट बिल्कुल मिनिमलिस्टिक रखो, और जब पॉपुलैरिटी एक बार गेन कर लो, हर कोई आपको जानने लग जाए, उसके बाद वेबसाइट में जो मर्जी करो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको याहू का एग्जांपल लेता हूँ। याहू, ये याहू की साइट है, इस पर आते हैं और सर्च नहीं करना, मैं ओनली याहू लिखेंगे तो ये है लैंडिंग पेज याहू का, ठीक है। काफ़ी पुरानी है, एक टाइम पर एक ज़माने में लोग ईमेल अकाउंट के लिए याहू को ही प्रेफर किया करते थे गूगल से पहले, है ना। अब याहू की वेबसाइट को लेके अगर आप W3C वैलिडेटर में अगर आप आओगे कोड को चेक करने के लिए क्या इनका कोड सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली आपके सामने चेक कर रहा हूँ। और यहाँ से हम लोग चेक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ वार्निंग हमें दिखाई दे रही है ना। तो ये वार्निंग्स है, ये एरर है इसके अंदर, और ऐसे भर भर के पहले पेज में पूरी 387 टोटल कमियां है ना। भाई वो याहू वो कर सकता है जो मर्जी करे, तुम नहीं कर सकते ये चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में इस तरह की ये एरर्स होंगे, वार्निंग्स होंगी, तो आपकी रैंक जो है वो आपको सही से नहीं मिल पाएगी, आप टॉप पर कभी नहीं आ पाओगे। तो जनरली जो आपसे टॉपर होते हैं या तो पॉपुलैरिटी से आ रहे होते हैं या फिर उनका कोड स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ जो है वो गाइडलाइन के थ्रू है। मैं एक और दिग्गज वेबसाइट का नाम ले लेता हूँ, अमेज़ॉन, सभी लोग चलाते हो, अमेज़ॉन को चेक कर लेते हैं। चेक करो यहाँ पर, लो इसके अंदर भी भर भर के गलतियाँ हैं। अमेज़ॉन ने तो अपना कोड एक ज़माने से अपडेट ही नहीं किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपको एक बहुत कमाल की चीज़ देखने के लिए मिलेगी। स्क्रिप्ट, ये देखो, स्क्रिप्ट टाइप /जावास्क्रिप्ट, ये प्रैक्टिस जो है वो 2013-14 में ख़त्म हो चुकी है, और इनका आज भी स्क्रिप्ट टाइप /जावास्क्रिप्ट चल रहा है। इशिका, वंशिका, और कौन कौन आया भाई, अभिषेक। तो समझ में आया। तो ये एक वेबसाइट है validator.w3.org, इसको हम लोग W3C वैलिडेटर के नाम से जानते हैं, और यहाँ जाकर आप अपने कोड को चेक करके आ सकते हो कि आपका कोड सही है या गलत है। तो पहली चीज़ तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इसमें ये लिखा हुआ है, वार्निंग द एट्रीब्यूट इज़ अननेसेसरी फॉर जावास्क्रिप्ट रिसोर्स, है ना। अगर ये नहीं होता तो ये पास हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिस हमें यूज़ नहीं करनी। अब जैसे इस बच्चे ने जो वेबसाइट बनाई है, हम इसको जाके यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई इसमें कितना सही और कितना गलत है कोड। तो सबसे ज़्यादा ALT का एरर हमें देखने के लिए मिलना चाहिए इसके अंदर। तो फाइंड करेंगे ALT 29 जो है, इसमें ALT के एरर हैं, देख रहे हैं 29 ALTs, यानी कि जितनी भी इसने इमेज लगाई हैं, इसको ये नहीं पता है कि ALT कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको SEO करना नहीं आता है ना,
तो आप ALT में कुछ मत लिखो, उसको वहाँ खाली छोड़ दो। अब इसने क्या करा होगा, VS कोड का इस्तेमाल किया होगा काम करने के लिए। तो जहाँ पर भी ALT आएगा हम कोड को फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो इसे ट्रिपल डॉट लिख के छोड़ दिया। ट्रिपल डॉट क्या क्या मतलब है, कुछ नहीं है, आप ब्लैंक छोड़ दो, ये ट्रिपल डॉट मत लगाओ, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट लाइव जा रहा है तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, या तो ये ब्लैंक हो, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू हो इसके अंदर। तो ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। तो जब आप वर्डप्रेस चला रहे होते हैं ना, तो जब आप इमेज चूज़ करते हो तो राइट हैंड साइड पे देखना ऑप्शन आता है अल्टरनेट टेक्स्ट, इमेज टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं, तभी आपका SEO बढ़िया होता है। और देखते हैं क्या मिस्टेक्स है। हाँ, तो पहला लाइन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रेलिंग स्लैश ऑन वॉइड एलिमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि इसने ड्रीमवीवर का इस्तेमाल किया मेरे ख्याल से, क्योंकि ड्रीमवीवर ही आपके एलिमेंट को सेल्फ क्लोज करता है। या तो JSX में ऐसा काम होता है, ठीक है, या फिर ड्रीमवीवर में ऐसा काम होता है। तो ड्रीमवीवर ने इसको बंद किया हुआ है, ट्रेलिंग स्लैश, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एंड में बैक ये फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, यहाँ पर ALT मिसिंग है, ठीक है, यहाँ ALT मिसिंग है इसके अंदर, और स्लैश लगाया हुआ है इसके अंदर, ये स्लैश नहीं होना चाहिए इमेज के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें गलत प्रैक्टिसेस यूज़ हो रखी हैं। HREF में इसने यहाँ पर क्या करा, बैड वैल्यू, B2B सर्विसेज, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसकी वेबसाइट में आके B2B सर्विसेज को देखते हैं, सब बढ़िया है, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो ऊपर देख रहे हो URL की कैसी तैसी होगी इसमें। क्यों? क्योंकि इसने पेज को बनाने के टाइम पर इसको ये नहीं पता बच्चे को कि नेम के बीच में हाइफन या अंडरस्कोर का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन मुझसे अगर पूछोगे क्या लगाना है, तो हाइफन ही लगाना चाहिए, अंडरस्कोर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप अंडरस्कोर से एरर को तो हटा दोगे, जो %20 लिखा रहा है ना, बट अंडरस्कोर को आप गूगल में रैंक नहीं करा सकते हो, गूगल हाइफन में समझता है वैल्यू को, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं फ्लिपकार्ट पर आता हूँ, फैशन में आता हूँ, टी-शर्ट में आता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे आप URL क्या है पेज का, मेंस टी-शर्ट, है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, मैं किसी टी-शर्ट के प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखोगे ये ब्रांड का नेम है और ये उनका प्रोडक्ट का टाइटल उन्होंने लिखा है। तो URL में क्या लिखा है, स्कॉट हाइफन फिंचर हाइफन ग्राफिक प्रिंट मैन राउंड नेक ब्लैक टी-शर्ट। क्या कहीं पर अंडरस्कोर है इसमें? नहीं है ना। तो अगर आपको SEO फ्रेंडली URL बनाना है तो आपने हाइफन का इस्तेमाल करना है, ना कि अंडरस्कोर का, ठीक है। इवन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईमेल ID बनाने में भी अंडरस्कोर लगा लेते हैं, नहीं लगाना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, गलत प्रैक्टिस है, ठीक है। क्योंकि अगर हम वेबसाइट्स को ध्यान से देखें, अगर अंडरस्कोर हमारे लिए फ्रेंडली होता, तो जैसे यहाँ आप देखोगे क्या लिखा है, अरीना एनिमेशन हाइफन इंडिया, ठीक है, या मैं यहाँ लिखता हूँ अरीना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइफन मल्टीमीडिया डैश जो होता है उसको हाइफन बोलते हैं हम लोग। तो अंडरस्कोर नहीं यूज़ करना है अपने को पेज के अंदर कभी भी, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये अगर आप बना भी लोगे अंडरस्कोर लगा तो बैड URL स्ट्रक्चर कहलाता है ये आपका। तो एरर को चेक करने की वेबसाइट पता चल गई, कैसे पता करना है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो। तो इसमें URL जो है वो गलत डिफाइन हो रखे हैं, %20 का। अब जिस भी वेबसाइट के पेज में इस तरह से होगा, इस पेज का तुम कितना भी बैकलिंक बना लो, जो मर्जी कर लो, इसको तुम कभी रैंक करा ही नहीं पाओगे। तो इसलिए टेक्निकल और ऑन पेज SEO एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑफ पेज SEO तभी काम करेगा जब आपका टेक्निकल और ऑन पेज बढ़िया होगा। अगर आपका बेस ही खराब है ना, तो जितना मर्जी टॉपिंग्स लगाते रहो, क्या फ़ायदा उसके अंदर, है ना। बेस भी तो मैटर करता है ना। अब एक तो होता है थिन क्रस्ट जाके पिज़्ज़ा का खा लो, और एक चीज़ बस्ट ऑर्डर करो, तो मज़ा किस में आता है ना। तो बस वैसे ही वेबसाइट का बेस जो है वो अच्छा होगा, तो आपको SEO की जो अप्रोच है वो बढ़िया रिजल्ट देंगी। नहीं तो करते रहो, तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है भाई, तुम्हारा आउटपुट नहीं आ रहा। अब हमें क्या पता भाई साहब, हम तो लगे पड़े दिलो जान से मेहनत करने में, और जिसने काम किया है वेबसाइट के ऊपर उसने सारे के सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई हुई है। अब जैसे यहाँ इस बच्चे ने देखो ध्यान भी नहीं दिया
कैसे लिखा हुआ यहाँ पर कस्टम कैंडल मैन्युफैक्चरिंग, इसका क्या मतलब है? ये सेमी कॉलन आगे डॉट क्लास ऐसे कैसे छाप दी इसमें? ठीक है, तो इसका लास्ट क्लास में हमने रिव्यू किया था वैसे का, बच्चा कहता है कि सर एक बार ज़रा वेबसाइट को देखो कि मेरे कोड में कोई गलती तो नहीं है। मैंने कहा इसमें सही कुछ नहीं है बट उसने बनाया, चेक कराया, तो कम से कम कल को अगर वो डायरेक्ट कहीं जॉब पर जाए तो वो इन गलतियों का तो ध्यान रखेगा ना कि ये नहीं करनी है मुझे। इसलिए जब भी कोई कंपटीशन होता है तो पार्टिसिपेट ज़रूर करो, भले से जीते नहीं लेकिन सीखेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर, है ना। देखो ध्यान रखना मेरी एक चीज़ हमेशा, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो विनर होता है उसे कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता। वो विनर बना क्योंकि जो उसने सीख लिया उससे, लेकिन जो रह जाता है वो बहुत कुछ सीखता है। इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा उसी के अंदर आती है, समझ गए ना। तो अगर आप कंपटीशन में हार रहे हैं इट मीन्स कि आप वहाँ से बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, अगर सीखने वाला माइंडसेट है तो। और फॉर्मेलिटी वाला है, जैसे अभी पेंसिल फेस्ट होगा यहाँ पर, आपने कुछ भी बना के ऐसे दे दिया, अरे ये बना पड़ा है चलो दे देते हैं उठा के, ठीक है, तो वो सही प्रैक्टिस नहीं है। आप रिक्रिएशन करो, क्योंकि जब आपने पहले डिज़ाइन कोई बनाया होगा तब की आपकी नॉलेज और इस वक्त की आपकी नॉलेज में बहुत फ़र्क होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू में जाके रिजेक्ट सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने, जैसे ही बच्चा है इसने वेबसाइट बनाया, अब मैं एक इंटरव्यूअर में उससे अगर ये क्वेश्चन करता हूँ क्या ये आपका बेस्ट आउटपुट है, कहता है नहीं सर इससे और बेहतर हो सकता है, तो मैं उसको वहीं कैंसिल कर दूंगा, रिजेक्शन में चला जाएगा। क्यों? अगर बेहतर हो सकता था तो लाया क्यों नहीं, लेके आना चाहिए था ना। आप मुझे ये बोलो कि सर आज की डेट तक के लिए मेरा दी बेस्ट है, इससे ऊपर मैं भी अच्छा नहीं बना सकता, तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको खुद पता चल रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती है तो करते क्यों नहीं हो, करो। अब जैसे इस वेबसाइट में देखो, मैं जैसे जैसे अलग अलग पेज आता लोगो नहीं आ रहा, ठीक है, फटर में जाते हैं तो लोगो मिसिंग है इसके अंदर, होम पेज पर आते हैं तो लोगो यहाँ पर अवेलेबल है, फुटर में नहीं है, ठीक है। फुटर का मैंने लास्ट टाइम सही करा दिया था इसका, क्योंकि इसका फोल्डर का नेम गलत आ रहा था। अब देखो जैसे हम लोग अबाउट में जाएंगे ना, इसने क्या गलती की दिखाता हूँ आपको। इंस्पेक्ट, यहाँ पर से देखो फोल्डर का नेम क्या लिखा, ./image, ठीक है, जबकि इसके फोल्डर जो है वो कुछ इस तरह से है। आगे फोटो, बस वो बनाए जा रहे हैं तो जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं QC, क्वालिटी चेक, ठीक है। तो कोड की भी क्वालिटी चेक करना एक बहुत ज़रूरी है, तभी आपका टेक्निकली पेज पास होगा। जब तक यहाँ पर ये क्लीन ना हो जाए, ठीक है, आप SEO भूल जाओ, जो मर्जी करते रहो, कोई फ़ायदा ही नहीं है, टेक्निकली फेल हो आप। जब टेक्निकल काम नहीं करेगा, ऑन पेज काम नहीं करेगा, क्या फ़ायदा आगे जाने का। तो समझ में आया, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ी वेबसाइट्स को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत ऊपर उठ चुकी हैं, फेमस है। भाई नेटफ्लिक्स को जाके गूगल में थोड़ी ना सर्च करोगे, नेटफ्लिक्स नाम पता है ना तुम्हें। तो होता क्या है ना, क्रोम इज़ अ डिफ़ॉल्ट फॉर गूगल, तो आप यहाँ जो भी लिखते हो तो वो सर्च हो जाता है। बट अगर मैं यहाँ पर जाकर नेटफ्लिक्स अगर लिखूँगा, एंटर करूँगा, तो ये देखो सर्च ही हुआ एक तरह से गूगल में, और यहाँ पर पहला लिंक हमारा नेटफ्लिक्स आ गया। अब पता ही नहीं होगा तो नेटफ्लिक्स थोड़ी ना आएगा। फिर तो आप यहाँ पर लिखोगे ऑनलाइन मूवी वॉचिंग वेबसाइट्स या कुछ, आप इस तरह कीवर्ड बना के लिख रहे होंगे। तो जैसे ये नेटफ्लिक्स है, तो ये नेटफ्लिक्स जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी, ये है रिएक्ट के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट, ठीक है। हम नेटफ्लिक्स को लेंगे और W3C वैलिडेटर पर आएंगे। हो सकता है कि नेटफ्लिक्स यहाँ पर चेक ही ना हो पाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखो हुआ, तो यहाँ पर हमें इसके अंदर पता चल रही है। देखो जो ग्रीन में उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो एरर्स हैं या जो वार्निंग्स होती हैं ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो पता चल रहा है कमियाँ इसके अंदर, और इसमें भी लाइन लगा के आपको मिल जाएंगी चीज़ें। 267 फ्लिपकार्ट को ट्राई करो,
यहाँ से फ्लिपकार्ट ले लो, इसको कैंसिल करेगा शायद ये। नहीं किया ना चेक, देखो एक्चुअली क्या है ना कि जहाँ पर आपका लैंडिंग पेज रिएक्ट के थ्रू आ रहा होता है, वहाँ पर चीज़ आपकी काम नहीं करती। ठीक है, तो ये इसका जो फ्लिपकार्ट है, इसका जो डोम है तुम्हारे लिए थोड़ा टेक्निकल है। इसमें जैसे नासा है, अभिषेक है, इसमें गुलशन है, तो इनको पता है कि बेसिकली रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डोम होता है, यानी कि जब आप पेज को रिक्वेस्ट करते हो तभी पेज आपका बनता है, अदरवाइज अभी देखो यहाँ पर कोई स्क्रॉलिंग हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अब मान लो कि मैं इस स्टेज पर यहाँ पर सेटिंग्स में आके जावा स्क्रिप्ट को बंद कर देता हूँ, और मैं फ्लिपकार्ट को रीलोड कर देता हूँ, एक तो सब कुछ बंद हो जाएगा। अब आप देखोगे तो नीचे डेटा ही नहीं है, इसमें नहीं आ रहा ना। अमेज़ॉन पर अगर आप रहोगे तो उसका डेटा सारा आ रहा होगा आपको, क्योंकि वो रिएक्ट पर नहीं है प्रोजेक्ट। जियो हॉटस्टार, इसका यूआरएल लीजिए और चेक करिए इसको। यहाँ पर आगे का सब हटा, तो देख रहे हो इनके में ग्रीन वाले ज़्यादा है, और वार्निंग एक एरर है यहाँ पर, एक वार्निंग एरर यहाँ पर है, इनके में काफ़ी कम है। ठीक है, ग्रीन वाले पार्ट से हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें भी क्या है ना, सब ट्रेलिंग वही वाला सिस्टम चला हुआ है, तो इसको अगर ये हटा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट हम कोशिश यही करते हैं कि जब हम कोडिंग जानते हैं तो हमारा ये पार्ट एकदम नीट एंड क्लीन आना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वेबसाइट्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में ऑटोमेटिकली गेन किया हुआ है। ठीक है, या तो इतने फेमस हो जाओ, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो, और अगर आपको फेमस होना है, सर्च में आना है, तो सर्च में आने के लिए आपको गूगल के ये नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हेडिंग टैग हमने देख लिया। कंटेंट का डुप्लीकेसी, ऐसा ना हो कि एक ही पेज के अंदर आप बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ALT हम लोगों ने समझ लिया, अल्टरनेट टेक्स्ट जो होते हैं हमारे। साइट मैप क्या होता है वेबसाइट के अंदर, कि एक विजिटर को उससे ये पता चलता है, विजिटर से ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो होता है गूगल को, कि भाई आपकी वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर फाइंड करूँ Ctrl+F, तो इसके अंदर कोई भी साइट मैप नहीं है। अब जनरली क्या होता है कि जो भी फेमस साइट्स होती हैं, जैसे अगर मैं इसी वेबसाइट की अगर बात करूं, अगर यहाँ पे लिखता हूँ sitemap.xml, तो खुलना चाहिए। तो क्या लिखा रहा है, नॉट फाउंड। जब नॉट फाउंड होता है तो मैंने कहा कस्टम 404 पेज आपको बनाना होता है, लिखा रहा है ना 404, नहीं मिला तो इसलिए 404 आया। इस बच्चे ने इसका कस्टम पेज भी नहीं बनाया हुआ है, जो कि बनाना चाहिए हमें। ठीक है, अब अगर कोई वेबसाइट है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ ANI, ये एक वेबसाइट है, तो इनका जो साइट मैप है ये एंड यूज़र को नहीं दिखा रहे, 0 रिजल्ट आ रहा है ना, बट गूगल को दिखा रहे हैं, क्योंकि गूगल वैल्यू करता है ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट गूगल को होता है। मैंने लिखा sitemap.xml, देखो खुल गया। जितनी भी अच्छी वेबसाइट होंगी आज तक,
मैं अगर यहाँ जाऊँगा, लिखूँगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल, नहीं आया कोई बात नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं छुपाया होगा। तो छुपाए हुए को कैसे ढूंढ के निकालते हैं, यहाँ जाके लिखोगे आप रोबोट डॉट टी एक्स टी। अब देखो ये कस्टम 404 पेज, ठीक है, इसलिए ये होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे लिखना है रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, कुछ खुला। अब इसके अंदर देखो इन्होंने साइट मैप यहाँ छुपाया हुआ है, हमें लिंक मिल गया यहाँ से, बस यहाँ से जाके हम लोग चेक कर लेंगे इसको कि आज तक का साइट मैप क्या है। देखो आ गया डेटा। तो जब कोई न्यूज़ बनती है तो गूगल को यहीं से पता चलता है। तो इसमें आप देखोगे न्यूज़ का साइट मैप, वीडियो का साइट मैप, इमेज का साइट मैप, हर एक चीज़ का साइट मैप अलग अलग बना हुआ है। साइट मैप जैसे कि रोड मैप, ठीक है भाई, अगर आपको एक अननोन प्लेस पर जाना है तो अब आप क्या करोगे, या तो भाई पूछते हुए जाओ सबसे कि भाई साहब ये जगह कहाँ पड़ेगी, वो कहती भाई साहब मैं तो खुद यहाँ नहीं आऊँ, मुझे नहीं पता। और दूसरा तरीका है बस टेक्नोलॉजी, यानी कि आप जीपीएस पर लोकेट करोगे और आप चलते चले जाओगे बिंदास नियर बाई। बिल्कुल जब पहुंच जाते हो 50-100 मीटर के रेडियस में, तब जाके आप पूछते हो ये जगह एग्जैक्ट कहाँ हो, क्योंकि गूगल बिल्कुल एंड पॉइंट पर धोखा देता है बाकी सब जगह ले जाएगा, एंड पॉइंट पर लाके आपको भटका देगा कि वो किधर है क्या है, ठीक है। तो लेकिन जो एक बड़ा फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो आपका कवर अप हो जाता है जहाँ तक आप जाना चाहते हो, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे रोड मैप मैंने बताया, वैसे होता है साइट मैप, यानी कि गूगल को ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना एसईओ के टर्म में नंबर ऑफ पेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट सिंगल पेज है और आप उसका एसईओ कर रहे हो तो मत करो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एसईओ मांगता है क्वांटिटी, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट की एक ही पेज है लैंडिंग पेज flipkart.com, दैट्स इट, खत्म हो गया वहीं पर। अब फ्लिपकार्ट के पास क्या है, दूसरा श्रेय समझते हैं कि उसके पास बहुत सारे कैटेगरीज हैं, पेजेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो सीधी सी बात है ना कि भाई अगर कोई लिखेगा मिक्सर जूसर ग्राइंडर, तो फ्लिपकार्ट के पास अगर उस तरह का कुछ होगा, उसने कहीं पर लिखा होगा, फ्लिपकार्ट मिल जाएगा हमें। हमने जाके लिखा मोबाइल अंडर 15,000, तो फ्लिपकार्ट ने अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो फ्लिपकार्ट दिख जाएगा हमें, समझ रहे ना। तो यानी कि कीवर्ड जिन पर लोग सर्च कर रहे हैं, तो वैसा ही कुछ रिलेवेंट हमारे पास भी होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं मोबाइल अंडर 15,000, ये लो पैसे लगा के अमेजोन ऊपर, बिना पैसे लगाए फ्लिपकार्ट उसके नीचे आ गया ना। उन्होंने एक पेज बना रखा है बकायदा, है ना। तो देखो टाइटल कितना मैटर करता है। तो यहाँ जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखो मोबाइल फोन्स अंडर ₹15,000 ऊपर लिखा रहा है, ये देखो। और इस कीवर्ड की सर्च पे हम यहाँ आ गए, तो देखो 15,000 के नीचे नीचे सारे फ़ोन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए, है कि नहीं। ये है पावर ऑफ एसईओ, यानी कि आप अगर किसी कंपनी के अंदर हैं और क्लाइंट कहता है एक ही पेज की वेबसाइट बनानी है, एसईओ कर दो, कहते ज़रूरत नहीं सर आपको भाई सिंगल पेज पे तुम क्या ही उसमें करोगे, क्या ही इससे आउटपुट निकालोगे, यूज़र को कहाँ लेके जाओगे उसके अंदर, कुछ तो फ़ायदा ही नहीं है। अब जैसे ये अरीना की वेबसाइट है, arena-animation-india.com, तो ये अपने जैसे हमारे नोएडा से बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो नोएडा के दोनों सेंटर हैं इसके अंदर, दिल्ली के बाकी सारे सेंटर्स इसके अंदर है, सबका एक ही पेज है। अब एक पेज से अब देखो आप लोग एक्सपर्ट हो रहे हो धीरे धीरे एसईओ के अंदर। अब मुझे बताओ कि नोएडा का बच्चा अगर सर्च करे तो एक ये वेबसाइट खुले या नोएडा की सीधी वेबसाइट खुले, कायदे में नोएडा की सीधी खुलनी चाहिए। तो नोएडा की भी वेबसाइट ऐसा नहीं कि नहीं बनाई हुई है, बनाई हुई है, लेकिन कैंपेनिंग के लिए एक ही पेज बनाया हुआ है, ठीक है। कि मान लो किसी ने सर्च किया एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जब वो यहाँ आएगा तो दिल्ली के उसको बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे। हो सकता है एक बच्चा मेरा दिल्ली में बैठा हुआ है लेकिन उसको नोएडा का सेंटर मिला, लेकिन क्या होगा कि वो यहाँ पर आकर चेक कर पाएगा नियर बाई में भी तो कोई है क्या कि नहीं। इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है कि ईस्ट दिल्ली को कोई बच्चा साउथ दिल्ली में आके पढ़ना चाह रहा हो, उससे अरीना का नहीं पता, प्रीत विहार में भी कोई अरीना है,
लेकिन उसको यहाँ आके दिख जाता है कि भाई साउथ एक्स में लोकेशन अवेलेबल दिखा रहा है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। देखो अगर एक बच्चे का माइंडसेट आप समझोगे, ठीक है, तो मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादातर बच्चे हमेशा अपनी लोकेलिटी से दूर जाके पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर मॉनिटरिंग कम से कम हो। ये एक माइंडसेट है, साइकोलॉजिकल चीज़ है कि भाई मेरे ऊपर किसी की वॉच नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है, उसके अपनी प्रिवेसी चाहिए होती है। 12th के बाद तो खासकर, आजकल तो 12th से पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं चीज़ें। तो बच्चा हमेशा दूर जाएगा कि भाई नहीं वहाँ जाता हूँ, तो वो 2-3 जगह देखेगा। और बच्चे का जो डिसीज़न होता है कि जब वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा होगा, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनर को बेसिकली देख रहे होते हैं। ज़्यादातर बच्चे देख रहे होते हैं भाई माहौल कैसा है, क्राउड कैसा है, एम्बियंस कैसा है, ये सारी चीज़ें उसके लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती हैं। कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट को देखने में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है वो बहुत अमेजिंग हो वहाँ से। भाई अल्टीमेटली मुझे ज़िंदगी भर यहाँ थोड़ी ना रहना है। 1 साल का कोर्स हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, मैं कहता हूँ चलो बहुत ही बड़ा आपने कोर्स लिया तो 4 साल का एरिना के अंदर, उसके बाद भी क्या होगा, छोड़ना तो पड़ेगा ही ना। तो उससे हमें अटैचमेंट लेके क्या फ़ायदा। भाई देखो सीधी सी बात है, कोई भी सेंटर तुम्हें पूरे दिन तो सेंटर में बैठने नहीं देगा। मैं कह भाई अपनी टाइम पर क्लास में आओ, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने घर जाओ। तो मेरे लिए एम्बियंस क्या मैटर करता है, कुछ भी नहीं। हाँ मेरी क्लास मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठ के 1-1.5 घंटा जो क्लास मुझे मिल रही है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, है ना। चलो ये तो एक अलग पॉइंट हो गया। तो एसईओ के पॉइंट से हमें क्या करना चाहिए, अगर हम लोग एसईओ के पॉइंट से बात करें तो सारे वेबसाइट अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैं अगर यहाँ लिखता हूँ अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, ठीक है, मैंने लिखा, टॉप पर कौन आ रहा है, मैक, स्पॉन्सर ऐड चल रहा है। नीचे आता हूँ शिक्षा.com है, उसके बाद में अरीना की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, लेकिन पर्सनल वेबसाइट नहीं आ रही है। इसके बाद में हमारा गूगल पर जो हमने अपना लोकल एसईओ किया हुआ है वहाँ से हमारा डेटा आ रहा है, वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ ले जा रहा है, मेन वेबसाइट के ऊपर। तो प्रीतविहार में जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो यार मुझे ये सब तो मत दिखाओ ना। कल को पता चला कि मैं नोएडा में था, मुझे वहाँ का पता नहीं था, प्रीतविहार का मुझे पता चला, मेरा मन खराब हो रहा है यार, इससे अच्छा तो मैं यहाँ ले लेता। क्योंकि दिल्ली के अंदर 20-25 सेंटर हैं, ठीक है, और हो सकता है कि कोई तुम्हारे बहुत ज़्यादा नज़दीक और तुम वहाँ से उठ के कहीं और जा रहे हो करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि देखो मैं एक कीवर्ड पर सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे गूगल का लोकल एसईओ दिखाई दिया, बट वेबसाइट ने मुझे यहाँ ला के डाल दिया। अब यहाँ जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर सारे सेंटर्स लिस्टेड आ रहे हैं। तो जब तुम्हारे पास इतने सारे सेंटर्स हैं तो तुम्हें उतनी वेबसाइट्स बनानी चाहिए अलग अलग। उससे क्या होगा कि गूगल में जब सर्च होगा और अगर तुम्हारा एसईओ स्ट्रांग होगा तो जितनी भी वेबसाइट दिखेंगी सब तुम्हारी ही होंगी, है ना। अब देखो हमने यहाँ पर कीवर्ड जो सर्च किया था वो था अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, लेकिन यहाँ देख रहे हो एसईओ में, सॉरी पेड के अंदर एनिमेशन कीवर्ड के बेसिस पर मैक टॉप पर आया, है ना। उसके बाद में अरीना एनिमेशन कीवर्ड के बेसिस पर शिक्षा.com आया, क्योंकि शिक्षा.com एक टाइम पर बहुत ट्रेंडिंग हुआ करता था। तो इनका एक बड़ा कमाल का टीवी से था, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद आप लोगों ने जब छोटे हो तो देखा होगा। यूट्यूब पे लेके चलते हैं, उससे हर जगह हो सकती है। मैंने क्या बोला था कि भाई अगर मैं इंटरव्यू में गया हूँ और अगर मेरा डिज़ाइन मुझे लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो वो डिज़ाइन कभी दिखाओ ही मत, या फिर चुप रहो, बोलो कि सर ये मेरी तरफ से बेस्ट है, बाद में फिर इन फ्यूचर देखेंगे कुछ और अगर नया आइडिया आएगा तो। ये मत बोलो वहाँ पर कि उसने बोला तुमने उसको प्रेस कर बोल दिया हाँ सर हो सकता है, नमस्ते। अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम खुद मार रहे हो, मत बोलो वो चीज़ें। तो बेस्ट लेके जाओ। इसी तरह से जब भी आप कोई ऐड वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, तो बहुत रिसर्च करके बनाइए उन सब चीज़ों को, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर साइट मैप समझा। तो साइट मैप गूगल को जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो होता है एक्सएमएल फॉर्म में, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और एक होता है एचटीएमएल साइट मैप। एचटीएमएल साइट मैप लगाया जाता है एंड यूज़र के लिए, यानी कि अगर मैं साइट मैप के पेज पर क्लिक करूँ तो मुझे वहाँ से सब दिख जाए कि इस वेबसाइट में मैं होम से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, फिर उस पर्टिकुलर पेज में उसके अंदर मैं कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ। robot.txt इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि गूगल में क्या आपने दिखाना है क्या आपने नहीं दिखाना।
तो आज तक की वेबसाइट गूगल में इन सब चीज़ों को बोलती है डिस अलाउ। भाई इससे गूगल को क्या लेना देना। वो कहता है कि भाई गूगल को ये बताओ, हमारा साइट मैप, न्यूज़ का साइट मैप, वीडियो का साइट मैप, इमेज का साइट मैप, और जब हम लोग स्टोरीज डाल रहे हैं इंस्टाग्राम की तरह उसका साइट मैप, ठीक है। तो जो नहीं दिखाना होता उसको हम लोग डिस अलाउ में लिखते हैं। ऊपर क्या लिखा है, यूज़र एजेंट, और ऊपर लगा हुआ है एस्ट्रिक्ट यानी कि स्टार जो लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, जितने भी आपके बॉट्स होते हैं, ठीक है, जैसे गूगल का गूगल बॉट होता है, बिंग का बिंग बॉट होता है, सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो जितने भी आपके सर्च इंजन्स हैं, हम स्टार की हेल्प से ये बता रहे हैं कि सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी वेबसाइट में, सभी लोग आओ और मेरा डेटा अपने पास इंडेक्स करो। लेकिन मैंने क्या बोला, अलाउ में स्लैश, यानी कि www.aajtak.com/ जो भी मिल रहा है सब ले लो, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद फिर हमने लिखा यूज़र एजेंट में गूगल बॉट न्यूज़। तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो आप देखते हो आपके फ़ोन में, अगर एंड्रॉयड चलाते हो तो फीड आता रहता है अपने आप, भाई कोई ना कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी इस तरह की, तो वो गूगल ही डाल रहा होता है। तो हम लोग गूगल न्यूज़ को सबसे ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं यहाँ पर। ये ध्यान रखना कि आप न्यूज़ के टर्म में ही इसका इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि आप एक नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो जैसे इस बच्चे ने बनाई, तो इसमें गूगल न्यूज़ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और आप चाहते हो कि दुनिया उसको देखे एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर, तभी आप उसको लगाइए। तो गूगल न्यूज़ अगर आप सर्च करोगे, पूरी एक वेबसाइट अपने आप में, ये देखिए यहाँ जाइए, और ये जितनी भी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है गूगल की एक भी नहीं लिखी हुई। कमाल की बात, देखो हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, scroll.in, द हिंदू, बार एंड बेंच, यहाँ से मनी कंट्रोल, BBC, टाइम्स ऑफ इंडिया अगेन, द इंडियन एक्सप्रेस, NDTV। इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म से गूगल न्यूज़ उठाता है और उनको ला के अपने पास खुद कैटेगराइज करके इस तरह से दिखा देता है, ठीक है। गूगल की अपनी एक भी सिंगल न्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप गूगल न्यूज़ का प्लगइन अपनी वेबसाइट में इंजेक्ट करते हैं और वो प्लगइन ही वहाँ पर गूगल में न्यूज़ को पहुँचाने का काम करता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सर्च किया, टाइम ओवर हो रहा है हमारा, बट देख लो। अब जैसे ये एक न्यूज़ है बीजेपी वाली, है ना। अब मैं यहाँ से इस न्यूज़ का टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, तो ये और भी कहानी लिख के दे देता है साथ में, तो ध्यान से लेंगे। तो ये मेरा एक टाइटल है, ध्यान से देखो, क्या इसमें कहीं ANI का कोई जिक्र है क्या इस टाइटल में? नहीं है ना, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया और गूगल में जाके हम इसको सर्च कर लेते हैं। 17 मिनट पहले गूगल ने इसको अपने पास इंडेक्स किया है, लिखा रहा, टाइम भी लिखा रहा है 17 मिनट्स बिफोर। इतना क्विकली इसका SEO में रैंक होगी, जबकि मैंने तो कहीं ANI का जिक्र नहीं किया ना, लेकिन काम कर गया। अब आप कहोगे मुझे टाइटल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इसलिए नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी न्यूज़ जैसे ही बनी है उसको इमीडिएट इंडेक्सिंग के लिए गूगल को कमांड किया है कि जैसे मेरी न्यूज़ आएगी क्विकली गूगल को बताओ और गूगल उसको इंडेक्स कर ले। देखो एक न्यूज़ की लाइफ सिर्फ 5 मिनट की होती है, ठीक है। मान लो कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं, क्योंकि बहुत पहले 2004-05 के आसपास मुझे NDTV के साथ काम करने का मौका मिला था, तो मुझे इंटरनली सारी चीज़ें पता है कि क्या होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है यहाँ तक, ठीक है। SEO फ्रेंडली URL, इन सब चीज़ों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं।